हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। आज अपन बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे हेलमिंथ डिजीज के बारे में और फिर बात करेंगे अपन फंगल डिजीज के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, जिसमें अपन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में भी बात करेंगे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। चांसेस रहते हैं प्रोटोजोन डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के। तो मैंने प्रोटोजोन डिजीज को कंप्लीट डिटेल में बेसिक से कवर किया है, पूरा जितना भी हो सकता है बेसिक से एंड तक मैंने वो कंप्लीट प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बात की है। उसके बाद अपन बात करेंगे हेलमिंथ डिजीज के बारे में, जहां अपन एस्केरिस और फिलिएंटेसिस के बारे में बात करेंगे और फिर अपन बात करेंगे फंगल डिजीज के बारे में जो रिंगवर्म से भी होती है। तो अपन तीनों डिजीज के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें और पीडीएफ को आराम से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मलेरिया के बारे में। आपने मलेरिया को सब देखा होगा कि मलेरिया हर किसी में हो जाता है, लेकिन आपको इसको डिटेल में डिस्कशन करना है कि किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज करने से अपन मलेरिया को रोक सकते हैं। तो प्रोटोजोन डिजीज में सबसे पहले बात करेंगे अपन मलेरिया के बारे में। सबसे पहले अपन मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो मलेरिया वर्ड का अपन समझते हैं, जिसको अपन दो भाग में डिवाइड किया, मल प्लस एयर। मलेरिया को अपन ने किस में डिवाइड किया? मल प्लस एयर। तो MAL का मतलब होता है बेड और एयर का मतलब होता है एयर, मतलब मलेरिया बेड एयर हो गया। इसका मतलब किसका? मलेरिया वर्ड का। तो अपन ने मलेरिया वर्ड को डिवाइड किया मल प्लस एयर में, जिसमें मल का मतलब हो गया बेड और एयर का मतलब जो गैस होती है वो हो गई। तो मलेरिया वर्ड क्या हो गया? एक बेड एयर हो गई, जिसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स लावेरन ने। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? चार्ल्स लावेरन ने। किसकी डिस्कवरी की थी? मलेरिया की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने बात की थी कि मलेरिया किस तरीके से होता है, तो इन्होंने डिस्कवर किया मलेरिया पैरासाइट इन प्लाज्मोडियम स्पीसीज के अंदर। तो जो चार्ल्स लावेरियन थे, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया मलेरिया पैरासाइट, जो कौन था? प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के द्वारा होता था। कौन? मलेरिया प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के द्वारा होता है। तो ये डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट किसने? चार्ल्स लावेरियन ने। और इनको फिर उसके ऊपर क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। तो सबसे पहले अपन ने बात की मलेरिया वर्ड के बारे में कि जो मलेरिया वर्ड होता है वो बेड प्लस एयर से मिलकर बना होता है। मल का मतलब होता है बेड और एयर का मतलब नॉर्मली एयर होती है। फिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स लावेरियन ने की थी। और इन्हें डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट को किसके अंदर? प्लाज्मोडियम स्पीसीज के अंदर। फिर इसको इन्होंने क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। फिर एक और साइंटिस्ट आए, कौन है? रोनाल्ड रोस, जिन्होंने क्या किया? आइसोलेटेड ऊसाइज स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम द गट वॉल ऑफ फीमेल एनोफिलीज। इन्होंने क्या किया? प्लाज्मोडियम को कहां से निकाला? इन्होंने आइसोलेट किया ऊसाइड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की ऊसाइड स्टेज जो 2N स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, जो ऊसाइड स्टेज अपन किसको बोलते हैं? 2N स्टेज को बोलते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जहां पर भी ऊसाइट अपन निकालते हैं किसमें? फीमेल के अंदर। जब वो oogenesis स्टेज चलती रहती है, उसके दौरान जब एग वहां से रिलीज होता है तो वहां पर भी एक oocyte स्टेज होती है। तो रोनाल्ड रोस ने क्या किया? एक oocyte स्टेज की निकाली प्लाज्मोडियम की, आइसोलेट किया ऊसाइड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम गट वॉल। किसकी गट के वॉल से? फीमेल एनोफिलिस की गट की वॉल से इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया ऊसाइड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। किसने? रोनाल्ड रोस ने। तो आपको ये नाम याद रखना है। क्या? सबसे पहले आपको नाम याद रखना, चार्ल्स लावेरियन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट को। किससे? प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से। फिर इनको इसके ऊपर क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। फिर रोनाल्ड रोस आए, जिन्होंने आइसोलेट किया ऊसाइड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की। किससे? फीमेल एनोफिलिस की गट की वॉल से। फिर बात करी कि चलो बात कर लिया अपन ने कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से मलेरिया होता है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीसीज है उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन थे? इनका मतलब होता है कि किन किन से मलेरिया होते हैं। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब मलेरिया कोज बाय प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मोडियम। अब उस प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है जिसके द्वारा क्या होता है? अपन को मलेरिया होता है। तो उन स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली स्पीसीज हो गई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये चार स्पीसीज हो गई किसकी? प्लाज्मोडियम की, जिनसे क्या होता है? मलेरिया होता है। अब
सबसे पहले ये साइंटिस्ट है, इन्होंने तो बता दिया, किसने, चार्ल्स लावेरियन ने बता दिया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट किससे होता है, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से होता है। इनको इस पर नोबेल प्राइज मिल गया, साहब इन्होंने प्लाज्मोडियम के बारे में बता दिया। फिर रोनाल्ड रोज है, जिन्होंने क्या करा, प्लाज्मोडियम की oocyte स्टेज को कहां से निकाला, फीमेल एनोफिलिस की गट की वॉल से इन्होंने निकाल दिया। फिर मलेरिया किससे कोज हुआ, प्लाज्मोडियम से कोज हुआ। फिर उसके डिफरेंट स्पीसीज आई, कौन कौन सी आई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इन 4 स्पीसीज से मिलके क्या होता है, मलेरिया होता है। फिर अपन ने बात की कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किस तरीके का होता है, कि इनकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखी तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। अब डाइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मोडियम जो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। जो प्लाज्मोडियम रहता है वो अपनी लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट करता है, 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, जिसका प्राइमरी होस्ट कौन रहता है, फीमेल एनोफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट कौन रहता है, सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर कौन रहता है, ह्यूमंस, मतलब अपन रहते हैं उसके सेकेंडरी होस्ट। लेकिन जो इसका मेनली हो गया वो प्राइमरी होस्ट कौन है, फीमेल एनोफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट कौन हो गया, ह्यूमंस हो गए। अब अपन ने बात कर ली सबसे पहले कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है। उसके बाद अपन ने बात करेगी जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है वो डायाजेनेटिक होता है, जो 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जिसमें प्राइमरी होस्ट हो गया फीमेल एनोफिलीज और सेकेंडरी होस्ट कौन हो गया, ह्यूमंस हो गए। अब अपन बायोलॉजिकली बात करेंगे कि जो प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर, प्राइमरी होस्ट के अंदर, जिसको अपन ने बात की थी फीमेल एनोफिलीज की। तो प्राइमरी होस्ट कौन हो गया, फीमेल एनोफिलीज, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेकेंडरी होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन हो गया, जिसके के अंदर प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, मतलब इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर, जो इसका सेकेंडरी होस्ट हो गया कौन, ह्यूमन। तो अपन ने बात करी बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, जो इनका लाइफ साइकिल बायोजेनेटिक होता है, जिसके अंदर प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज, जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर अपन ने बात करी जो सेकेंडरी होस्ट इनका होता है वो कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं वो एसेक्सुअली करते हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की अपन ने बात करी, जिसके अंदर पहला होस्ट था, सेकेंडरी होस्ट था ह्यूमन। अब इसके अंदर जो होस्ट था ह्यूमन, जो कौन कौन से रहते थे, उसमें वर्टिब्रेट्स भी रहते थे, वार्म ब्लडेड रहते थे, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था और मल्टीपल फ्यूजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइजोगोनी, जिसमें 2 टाइप की साइजोगोनी होती थी, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, जो लीवर के अंदर और आरबीसी के अंदर होती थी। 2 टाइप की साइजोगोनी होती थी, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। तो जो लाइफ साइकिल का प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल था वो 2 होस्ट में कंप्लीट हो रहा था, प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज के अंदर, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर भी किन किन के अंदर लाइफ साइकिल हो रहा था, वर्टिब्रेट्स के अंदर, वार्म ब्लडेड के अंदर, और ओनली वहां पे क्या हो रहा था, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा था, जिसको अपन ने क्या बोला, साइजोगोनी, जिसमें 2 टाइप की साइजोगोनी हो रही थी, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। क्या क्या पढ़ा अपन ने बात करी कि सबसे पहले चार्ल्स लावेरियन आए, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है, इनको नोबेल प्राइज मिल गया। फिर रोनाल्ड रोज आए, जिन्होंने क्या किया, oocyte स्टेज निकाली प्लाज्मोडियम की फीमेल एनोफिलीज की गट की वॉल से। फिर मलेरिया किससे कोज होता है, प्लाज्मोडियम से, जिसकी 4 स्पीसीज के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ी कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, जिसको अपन ने बोला डायाजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज रहती है और सेकेंडरी होस्ट कौन रहता है, ह्यूमंस रहते हैं। बायोलॉजिकली जो प्राइमरी होस्ट रहता है फीमेल एनोफिलीज, उसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो सेकेंडरी होस्ट रह गया ह्यूमंस, जिसके अंदर ओनली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, उसके अंदर ह्यूमंस के अंदर क्या क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर कौन कौन होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जहां पे ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है, जिसको अपन ने क्या बोला, साइजोगोनी, जिसमें 2 टाइप की साइजोगोनी होती है, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब जो फीमेल एनोफिलीज रहती है उनके अंदर क्या क्या रहता है, इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं,
कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, किसके अंदर, फीमेल एनोफिलिस के अंदर, जिसके अंदर 2 स्टेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पहली होती है सेक्सुअल स्टेज और दूसरी होती है एसेक्सुअल स्टेज। तो जो फीमेल की एनोफिलिस रहती है उसके अंदर भी 2 टाइप के स्टेजेस रहती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर जो सेकेंडरी होस्ट रहता है किसका, लाइफ साइकिल का, उसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो फीमेल एनोफिलिस रहती है, जो प्राइमरी होस्ट रहता है, वहां पे ओनली सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज दोनों तरीके की स्टेजेस रहती है। अब अपन बात करेंगे कि जो फीमेल एनोफिलिस रहती है उसकी सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है। वो क्या होती है, गट की कैविटी के अंदर होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, किसके अंदर, सेक्सुअल स्टेज के अंदर। किसकी सेक्सुअल स्टेज के अंदर, फीमेल एनोफिलिस जो इनका प्राइमरी होस्ट रहता है लाइफ साइकिल का, उसके सेक्सुअल स्टेज के अंदर वो गट की कैविटी में होती है, फर्टिलाइजेशन होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। और एसेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, ये कहाँ होती है, गट की वॉल में होती है, वहां मल्टीपल फ्यूजन होता है, स्पोरोगोनी होती है और फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोरोजोइट्स का। अब यहाँ पे जो स्पोरोजोइट्स वो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फॉर ह्यूमंस। अब यदि इन फीमेल एनोफिलिस से कहाँ जाएगा, सेकेंडरी होस्ट के अंदर जाएगा, जो कौन है, ह्यूमंस है, जिनके लिए सबसे इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो गई, स्पोरोजोइट्स। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोरोजोइट्स क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज रहती है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। तो अपन ने बात कर ली कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला फीमेल एनोफिलिस, जिसके बारे में अपन ने बात करा कि जो फीमेल एनोफिलिस रहती है उसके 2 स्टेजेस होती है, सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज। जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो गट की कैविटी में होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। और एसेक्सुअल स्टेज कहाँ होती है, गट की वॉल में होती है, वहां पे मल्टीपल फ्यूजन होता है, स्पोरोगोनी होती है, फॉर्मेशन होता है स्पोरोजोइट्स का। और जो स्पोरोजोइट्स हो गई वो क्या हो गई, इन्फेक्टिव स्टेज हो गई, किसकी, ह्यूमंस की। और फिर अपन ने बात करी जो सेकेंडरी होस्ट था वो क्या था, ह्यूमंस थे सेकेंडरी होस्ट, जिनमें क्या हो रहा था, जिनमें वर्टिब्रेट्स, वार्म ब्लडेड और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। और साइजोगोनी हो रही थी, जिसको अपन ने बोला मल्टीपल फ्यूजन। और 2 टाइप की साइजोगोनी हो रही थी, लीवर साइजोगोनी और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। तो अपन ने कंप्लीट क्या पढ़ लिया, अभी कंप्लीट पढ़ लिया कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है, और उसकी 4 मेन स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जो प्राइमरी होस्ट रहता है वो रहता है फीमेल एनोफिलिस, और जो सेकेंडरी होस्ट रहता है वो कौन रहता है, ह्यूमंस। ये अपन ने बात कर ली अब तक। उसके बाद अपन ने बात करी कि 2 होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलिस का जो एसेक्सुअल स्टेज रहती है, जो कि फीमेल एनोफिलिस रहती है उसमें 2 स्टेजेस रहती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर जो सेकेंडरी होस्ट रहता है ह्यूमंस, उसके अंदर ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन जो फीमेल एनोफिलिस थी उसकी एसेक्सुअल स्टेज थी, वहां पे स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जो स्पोरोजोइट्स है वो क्या थे, इन्फेक्टिव स्टेज थी, किसकी, ह्यूमंस की। कौन, स्पोरोजोइट्स। अब अपन पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस के अंदर लाइफ साइकिल कैसा होता है, किसका, प्लाज्मोडियम का या मलेरिया का। सबसे पहले क्या होता है, एंटर करती है, एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी। तो इनका जो प्राइमरी होस्ट रह गया जो इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है उसमें कौन हो गई, फीमेल एनोफिलिस। तो सबसे पहले क्या करती है फीमेल एनोफिलिस, क्या करती है, बाइट करती है ह्यूमंस को। अब जो अपन ने बात करी थी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज किसकी, फीमेल एनोफिलिस की, जिसके अंदर क्या हो रहा था, स्पोरोजोइट्स रिलीज हो रहे थे। वो स्पोरोजोइट्स क्या थे, इन्फेक्टिव स्टेज थी, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। तो जो फीमेल एनोफिलिस बाइट कर रही थी ह्यूमंस को, वो क्या कर रही थी, स्पोरोजोइट्स एंटर कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के अंदर अलॉन्ग विथ सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस के सलाइवा के साथ क्या एंटर कर रहे थे, स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर एंटर कर रहे थे विथ अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर 30 मिनट के अंदर स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं, कहां पे, लीवर सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या गई, फीमेल एनोफिलिस ने क्या किया, बाइट कर दिया, जो कौन था, प्राइमरी होस्ट था, कौन, मलेरिया का जो प्राइमरी होस्ट था जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा था। तो फीमेल एनोफिलिस क्या करती है, बाइट करती है ह्यूमंस को। फिर बाइट करने के बाद जो स्पोरोजोइट्स है वो सलाइवा के साथ, जो सलाइवा बाइट करती है तो जो फीमेल एनोफिलिस का सलाइवा रहता है उसके साथ स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं, कहां पे, आधे घंटे या 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर कहां एंटर कर जाते हैं, लीवर सेल के अंदर। फिर वहां पे क्या होता है, फिर सेकंड स्टेज आती है लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस के अंदर, लीवर साइजोगोनी। अब स्पोरोजोइट्स कहां एंटर कर गए, लीवर सेल के अंदर। स्पोरोजोइट्स एंटर कर गए लीवर सेल के अंदर, जहां क्या हुआ, लीवर साइजोगोनी, मतलब वहां पे मल्टीपल फ्यूजन हुआ।
फिर लार्ज नंबर ऑफ म्यूरोजोइट्स क्या हुए, वहां से प्रोड्यूस हुए, मतलब मल्टीपल फ्यूजन होता रहा तो क्या हो गया, म्यूरोजोइट्स लार्ज नंबर की क्वांटिटी में म्यूरोजोइट्स वहां से प्रोड्यूस होते रहे। फिर क्या हुआ, एंट्री हुई ब्लड के अंदर, म्यूरोजोइट्स एंटर कर गए किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और फिर ये किसके अंदर एंटर कर गए, आरबीसी के अंदर। तो अपन ने दो बात करी थी कहां पे, ह्यूमंस के अंदर। दो बात क्या करी थी कि सबसे पहले क्या करते हैं, टू टाइप की साइजोगोनी होती है, लीवर साइजोगोनी। सबसे पहले स्पोरोजोइट्स कहाँ गए, लीवर सेल के अंदर, फिर कहाँ गए, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, फिर ये कहाँ चले गए, ब्लड के अंदर जाके कहाँ पे गए, आरबीसी के अंदर। तो ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ किस चीज का, कि जो एंट्री हुई ब्लड के अंदर, तो म्यूरोजोइट्स एंटर कर गए किसके अंदर, ब्लड के अंदर, फिर वो आरबीसी के अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए। फिर फोर्थ स्टेज क्या आई लाइफ साइकिल की, कि इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी का मतलब क्या हुआ, कि जो मल्टीपल फ्यूजन हुआ लीवर के अंदर, वहां पे स्पोरोजोइट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, म्यूरोजोइट्स के अंदर। अब ये म्यूरोजोइट्स क्या करते हैं, ये म्यूरोजोइट्स इन्फेक्ट करते हैं किसको, आरबीसी को। यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होता है, न्यू म्यूरोजोइट्स फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन होता रहेगा मतलब इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। फिर इनके म्यूरोजोइट्स क्या करते हैं, आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, और न्यू म्यूरोजोइट्स आर रिलीज इनटू द ब्लड। जो न्यू नए म्यूरोजोइट्स बनते रहते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते रहते हैं। तो लाइफ साइकिल किस तरीके का रहा ह्यूमंस के अंदर, ये सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलिस थी बाइट करती है ह्यूमंस को, वहां पे स्पोरोजोइट्स नाम का क्या करती है, इन्फेक्टिव स्टेज रहती है ह्यूमंस के लिए, वो रिलीज करती है। फिर आधे घंटे के अंदर क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स लीवर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर सेकंड स्टेज आती है लीवर साइजोगोनी, जो लीवर साइजोगोनी में स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं लीवर सेल के अंदर, वहां मल्टीपल फ्यूजन होता है और लार्ज नंबर ऑफ म्यूरोजोइट्स बन जाते हैं। फिर एंट्री होती है ब्लड के अंदर, जहां ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हो जाती है जहां पे आरबीसी रप्चर हो जाती है, और न्यू म्यूरोजोइट्स रिलीज होते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और फिर एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी रप्चर हो रही रहती है तब कौन सा एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं अपन हीमोजोइन, जो एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है, जो कब रिलीज होता है, जब आरबीसी रप्चर होती है। तो हीमोजोइन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी जब रप्चर हो रही होती है, खराब हो रही होती है, तब क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन। जो क्या करता है, हीमोजोइन एसोसिएट विद किससे रहता है, चिल्स से और फीवर से, मतलब ठंडी वगैरह अपन को बुखार वगैरह आने लग जाती है जब ये हीमोजोइन रिलीज होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या बोला कि फीमेल एनोफिलिस जो एक प्राइमरी होस्ट था किसका, मलेरिया फैलाने का, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे ह्यूमन को बाइट करके क्या किया उसने कंप्लीट ह्यूमन के अंदर लीवर को डैमेज कर दिया। लीवर को डैमेज करने के बाद कहां पे आ गई, आरबीसी को अटैक करके आरबीसी को रप्चर कर गई और अपनी पूरी बॉडी में एंटर कर गई, और धीरे धीरे अपन को एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज हुआ। फिर आरबीसी को रप्चर करने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर क्या दिखने लग गई, फीवर आने लग गई, चिल्स होने लग गई हीमोजोइन टॉक्सिन के रिलीज होने के बाद। और फिर एक स्टेज आती है गेमेटोसाइट्स स्टेज, जिसके अंदर अपन बात करेंगे, इसको समझेंगे किस तरीके से होती है। अब जो एक कुछ सम पैरासाइट डेवलप किसके अंदर होते हैं, कुछ पैरासाइट किसके अंदर डेवलप होते हैं, गेमेटोसाइट स्टेज के अंदर, मतलब हेप्लॉइड स्टेज के अंदर कुछ पैरासाइट डेवलप होते हैं। व्हेन अनदर फीमेल एनोफिलिस टेक ब्लड मील गेमेटोसाइट एंटर द मॉस्किटो, जब एक अनदर फीमेल एनोफिलिस क्या करती है, ब्लड से अपनी मील कंप्लीट करती है, तो गेमेटोफाइट क्या करते हैं, उस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब अपन इसको बात करेंगे किस तरीके से गेमेटोफाइट एंटर करते हैं। गेमेटोसाइट्स एंटर करते हैं गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, फीमेल जो एनोफिलिस रहती है उसकी गट में गेमेटोसाइट्स एंटर कर जाते हैं, और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होने लग जाता है, और जाइगोट डेवलप होके ऊकेनेट बन जाते हैं। ये ऊकेनेट क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं गट की वॉल के अंदर और डेवलप करते हैं कि ऊसाइट को, और स्पोरोगोनी अकर होने लग जाती है, और लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स फॉर्म होने लग जाते हैं। फिर स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं मॉस्किटो में किसके, सेलाइवी ग्लैंड से, और ड्यूरिंग नेक्स्ट बाइट क्या करते हैं, स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं अनदर ह्यूमन के अंदर। तो जो फीमेल एनोफिलिस के अंदर जो गेमेटोसाइट डेवलप होते रहते हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं, वापस शुरू से वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है किसके अंदर, फीमेल एनोफिलिस के अंदर। जो फीमेल एनोफिलिस के अंदर गैमिट बने थे वो गैमिट धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से जाइगोट बनता है, इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होता है। फिर जब ये नया स्पोरोजोइट फॉर्म हो जाता है तो ये किसी नए इंसान को बाइट करता है, तो फिर वही प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक से चीजें कि प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलिस,
और सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। ये फीमेल एनोफिलिस क्या करता है, स्पोरोजोइट्स नाम का रिलीज करता है, ये ह्यूमन को बाइट करता है। वहां पे कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसमें अपन ने बात करी कि ये सबसे पहले लीवर के ऊपर अटैक करेगा, वहां पे लीवर साइजोगोनी करेगा, लीवर साइजोगोनी करने के बाद ये ब्लड में जाएगा, वहां पे आरबीसी को रप्चर करेगा और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी करेगा। फिर वहां से जैसे ही ये आरबीसी को रप्चर करने के बाद वहां से रिलीज होगा हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन। वो ह्यू क्या करेगा, वो चिल्स एंड फीवर अपनी बॉडी के अंदर करते जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगली स्टेज किस तरीके से स्टार्ट होती है उसके बारे में अपन ने बात करी कि इस तरीके से एक ह्यूमन तो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया किससे, फीमेल एनोफिलिस से। अब अपन बात करेंगे जो फीमेल एनोफिलिस है अभी किसी अगले पर्सन को या नए इंसान को किस तरीके से टारगेट करती है। इसके अंदर क्या रहती है, गेमेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं। गेमेटोसाइट्स फॉर्म होने के बाद ही क्या करते हैं, ये फीमेल एनोफिलिस की गट में चले जाते हैं। किसमें, फीमेल एनोफिलिस की गट में चले जाते हैं गेमेटोसाइट्स। वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है और फर्टिलाइजेशन होता रहता है, जाइगोट बनेगा, फिर वही कंप्लीट स्टेजेस oocyte वगैरह फॉर्म होंगे और लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स डेवलप होंगे। अब ये स्पोरोजोइट्स बनने के बाद ही क्या करेंगे, सैलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चले जाएंगे जहां से मॉस्किटो बाइट करता है किसी नए इंसान को। अब ये वहां पे चले गए कौन, स्पोरोजोइट्स। अब ये सैलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चले गए किसकी, मॉस्किटो के अंदर। अभी जैसे नए इंसान को बाइट करेंगे फिर वहां पे टॉक्सिन रिलीज होंगे, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा कौन, लीवर के अंदर साइजोगोनी होने लग जाएगी। लीवर धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, मीरोजोइट्स रिलीज करने लग जाएगा। फिर वहां से मीरोजोइट्स रिलीज करने के बाद ये आरबीसी को रप्चर करेगा। आरबीसी को रप्चर करने के बाद फिर क्या टॉक्सिन रिलीज करेगा, साइजोगोनी, हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज करेगा। फिर हीमोजोइन टॉक्सिन के रिलीज करने के बाद फीवर वगैरह होने लगेगी। तो इस तरीके से सेकेंडरी प्रोडक्शन इनका स्टार्ट होने लग जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन को किस तरीके से ये करते हैं, मतलब मलेरिया किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर फैलता है, कि मलेरिया किस तरीके से फैलता है। फीमेल एनोफिलिस इनका प्राइमरी होस्ट रहता है, सेकेंडरी होस्ट क्या रहता है, ह्यूमंस रहते हैं। जब फीमेल एनोफिलिस ह्यूमंस को बाइट करती है तो वहाँ पे स्पोरोजोइट्स नाम का टॉक्सिन रिलीज करती है जो लीवर को धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है और लीवर के अंदर साइजोगोनी होने लग जाती है। लीवर के अंदर साइजोगोनी होगी, उसके बाद ये किसको अटैक करती है, ब्लड के अंदर फैलने लग जाती है। ब्लड के अंदर फैलने के बाद ये आरबीसी को रप्चर करने लग जाती है। अब जैसे ही आरबीसी को रप्चर करने लग जाएगी फिर वहां से हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होगा जिनसे अपन के चिल्स एंड फीवर स्टार्ट होने लग जाएगी। मतलब धीरे धीरे अपन को मलेरिया होना स्टार्ट हो गया। ये हो गई कंप्लीट पहले होस्ट की बात। अब यदि फीमेल एनोफिलिस को दूसरे होस्ट को बाइट करना है तो ये क्या करेगी, इनके अंदर गेमेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं। फिर ये गेमेटोसाइट कहाँ चले जाएंगे, फीमेल एनोफिलिस की गट की वॉल में चले जाएंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर जाइगोट बनेगा। ऐसे कंप्लीट करके एक पूरी तरीके से स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा। वहां से ये जब फीमेल एनोफिलिस दूसरी को बाइट करेगी तो उस टॉक्सिन्स को उसके अंदर रिलीज कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, फिर वही हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा और वही फीवर एंड चिल्स वापस से स्टार्ट होने लग जाएगी। अब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट होस्ट की, किस तरीके से कहां पे रिप्रोडक्शन हुआ था। फीमेल एनोफिलिस के अंदर सेक्सुअल स्टेज कहां पे हुई थी, गट की केविटी के अंदर, और एसेक्सुअल स्टेज कहां होती, गट की वॉल के अंदर जहां पे मल्टीपल फ्यूजन हुआ था। और ह्यूमंस के अंदर क्या होती, ओनली एसेक्सुअल स्टेज हुई थी जहां पे लीवर साइजोगोनी और आरबीसी का क्या हुआ था, रप्चर होता है, इरेथ्रोसिटिक साइजोगोनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो रिप्रोडक्शन स्टेज दोनों ग्रुप में क्या क्या हुई, फीमेल एनोफिलिस के अंदर सेक्सुअल स्टेज हुई कहां पे हुई, गट कैविटी के अंदर, और एसेक्सुअल स्टेज कहां पे हुई, गट की वॉल के अंदर जहां पे मल्टीपल फ्यूजन हुआ था। और ह्यूमंस के अंदर क्या हुई, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिसके अंदर लीवर साइजोगोनी और इरेथ्रोसिटिक साइजोगोनी जहां पे आरबीसी का रप्चर हुआ था। अब ये यहाँ पे कंप्लीट आपका प्रोसीजर हो गया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, जहाँ पे अब मैं एक डायग्राम बना के लाया हूँ जिससे आप बेसिक से समझ सकते हो। सबसे पहले अपन ने बात करी कि मलेरिया किससे होता है, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है जिसकी 4 मेन स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। इनसे क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया को 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इस वजह से इनकी साइकिल को डाइजेनेटिक साइकिल बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट रहता है फीमेल एनोफिलिस, सेकेंडरी होस्ट रहता है ह्यूमंस। अब ये फीमेल एनोफिलिस जब बाइट करती है किसको, ह्यूमंस के अंदर, तो किस तरीके से फैलता है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि लाइफ साइकिल किस तरीके से फैलता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है, स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर स्पोरोजोइट्स माइग्रेट करेंगे लीवर सेल के अंदर और साइजोफोमी फॉर्म होने लग जाएगी, मतलब लीवर साइजोगोनी फॉर्म होने लग जाएगी।
मीरोजोइट्स किसके अंदर रिलीज होने लग जाएंगे, ब्लड के अंदर। मीरोजोइट्स आरबीसी को इन्फेक्ट करने लग जाएंगे। मतलब यहां से तो स्पोरोजोइट्स एंटर करे थे किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर। और ये लीवर सेल के अंदर जैसे लीवर साइटोगोनी का फॉर्मेशन होगा तो स्पोरोजोइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीरोजोइट्स के अंदर। तो मीरोजोइट्स कहाँ रिलीज हो गए, ब्लड के अंदर। फिर ये मीरोजोइट्स ब्लड के अंदर रिलीज होने के बाद ये किसको अफेक्ट करेंगे, आरबीसी को। रिंग स्टेज आएगी, अर्ली ट्रोफोजोइट ग्रो होने लग जाएंगे और आरबीसी धीरे धीरे रप्चर होने लग जाएगी। और सिनोजोइट स्टेज ऑफ आरबीसी आ जाएगी, जहां सब मीरोजोइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, गेमेटोसाइट्स के अंदर। फिर ये गेमेटोसाइट्स किसके अंदर, ये प्रोसेस चलता रहेगा फीमेल एनोफिलिस के अंदर। ये गेमेटोसाइट्स इसमें कन्वर्ट होने के बाद मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स हो जाएंगे, जो मॉस्किटो के अंदर जाके यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग जाएगा। और जब आरबीसी के अंदर रप्चर होता है तब एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे चिल्स एंड फीवर स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज होने लग गए, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, ऊकेनिएट बने और ये फिर क्या हो गए, ऊसाइट के अंदर, गट वॉल के अंदर फॉर्म होने लग गए ऊसाइट। और फिर ये धीरे धीरे क्या करने लग गए, ऊसाइट ग्रो होने लग गए, स्पोरोजोइट्स प्रोड्यूस करने लग गए। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ मॉस्किटो के अंदर। फिर स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए, सेलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चले गए और स्पोरोजोइट्स रेडी हो गए सेलाइवरी ग्लैंड फॉर नेक्स्ट बाइट, मतलब नेक्स्ट बाइट के लिए स्टार्ट हो गए। फिर ये मॉस्किटो क्या करेगा, नेक्स्ट बाइट या नेक्स्ट ह्यूमन को क्या करेगा, फिर अटैक करेगा, फिर उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, मलेरिया फैलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये लाइफ साइकिल समझ आया होगा, किसका, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल की किस तरीके से ह्यूमन को अटैक करता है और किस तरीके से मलेरिया एक इंसान में मलेरिया फैलता है। अब अपन सिम्टम की बात करेंगे कि मलेरिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम आते हैं। सबसे पहली बात आती है रिकरिंग फीवर, मतलब बार बार फीवर आना। फीवर में अगर आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 48 आवर, मतलब 2 दिन के बाद क्या आती है, फीवर आती है। दिस इज एसोसिएटेड विथ टर्शियन मलेरिया, ये टर्शियन मलेरिया से एसोसिएट होता है। टर्शियन मलेरिया में क्या क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम की तीनों स्पीसीज किसके अंदर रहती है, टर्शियन मलेरिया के अंदर। तो सबसे पहले क्या होती है, फीवर आती है, रिकरिंग फीवर। फीवर में भी अगर 48 आवर तक रहती है। उसके बाद एक कौन से मलेरिया से एसोसिएट रहता है, टर्सरी मलेरिया से रहता है, जिसके अंदर टर्सरी मलेरिया में कौन कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज रहती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। फिर उसके बाद अपन ने बात करें कि जो फीवर आफ्टर 72 आवर रहती है वो क्या क्या रहती है। इन सम केसेज में फीवर अकन रहती है 4th डे तक या आफ्टर 72 आवर के बाद, मतलब 3 दिन के बाद भी फीवर रहती है कुछ केसेज के अंदर। अब ये कौन सा हो गया, क्वार्टन मलेरिया हो गया जो प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है। तो इसमें 2 टाइप की हो गई कि कुछ फीवर रहती है 48 आवर के बाद, जिसको बोला अपन ने टर्शियर मलेरिया, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल नाम की प्लाज्मोडियम स्पीसीज थी। उसके बाद कुछ फीवर रहता है 72 आवर के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तक। उसके अंदर कौन सा मलेरिया हो गया, क्वार्टरनी मलेरिया हो गया, जो कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो 4th दिन या 72 आवर तक रहता है। तो आपको पहला सिम्टम क्या दिखा मलेरिया के अंदर, रिकरिंग फीवर के बारे में, जो 2 टाइप की रहती है। उसके अंदर अपन बात करेंगे मेनली कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज के बारे में, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के बारे में, जो सबसे ज्यादा क्या होती है, डेंजरस होती है। तो अपन ने बात करी कि इसमें फीवर किस किस तरीके से आती है और कौन कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज कब कब तक फीवर रखती है। जो मेन टर्शियन मलेरिया है जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीफेरम और ओवेल आ गए, इसके अंदर 48 आवर तक फीवर रहती है अप्रोक्सीमेटली। और फीवर कब आती है, 48 आवर के बाद। और कुछ मलेरिया रहते हैं जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसके अंदर फीवर कब आती है, आफ्टर 72 आवर बाद, मतलब मलेरिया बाइट करने के 3 दिन बाद। उसके बाद अपन ने बात करेंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम स्पीसीज के बारे में, जो प्लाज्मोडियम की सबसे डेंजरस स्पीसीज होती है। तो अपन ने बात करेंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये क्या करता है, कोजिस करता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है, जो क्या कोज करता है, ब्रेन डैमेज, लीवर डैमेज, इवन डेथ भी कर सकता है। कौन, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जो प्लाज्मोडियम की सबसे डेंजरस स्पीसीज है। कौन, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस, जो क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, जो मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है, जो क्या क्या कोज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लीवर डैमेज कर सकता है, इवन इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। किसके अंदर, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के अंदर। अदर सिम्टम इसके क्या दिखे, इसके अदर सिम्टम दिखे हाई फीवर, एक्सेसिव स्वीटिंग, फीवर एंड चिल्स, इंसोमनिया, नींद ना आना, लेक ऑफ स्लीप। फीवर विथ चिल्स किस किस से आ रही है, हीमोजोइन नाम के टॉक्सिन के रिलीज होने से। और रेस्टलेसनेस, मतलब अपन को रेस्ट नहीं मिल रहा है, एक तरीके से थकान सी हो रही है। तो जब
कौन, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आपको अटैक करता है तो उसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, जो मोस्ट डेंजरस होता है, जिसके अंदर ब्रेन डैमेज, लीवर डैमेज और इवन डेथ भी हो सकती है। और उसके अदर ट्रीटमेंट क्या आते हैं, हाई फीवर, एक्सेसिव स्वीटिंग, फीवर विथ चिल्स ड्यू टू हीमोजोइन के नाम के टॉक्सिन रिलीज होने से, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप आ रही थी, रेस्टलेसनेस हो रहा था। और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इनके अंदर एंटी मलेरियन ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहली एंटी मलेरियन ड्रग है क्विनिन, जो ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनोचोना ट्री से क्या की जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट की जाती है। और अदर मेडिसिन कौन सी होती है, क्लोरोक्विनी और क्विनिन, ये क्या सी होती है, एंटी मलेरियन ट्रीटमेंट एज ए प्रिस्क्राइब, मतलब इनको आप ले सकते हो मलेरिया को रोकने के लिए। एंटी मलेरियन ड्रग पहली आती है क्विनिन, दूसरी आती है क्लोरोक्विन और उसी के अंदर आती है क्विनिन। तो इन ड्रग्स को आप ले सकते हो मलेरिया के लिए। तो क्विनिन कहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट की जाती है, सिनोचोना ट्री से ऑब्स्ट्रक्ट की जाती है। और क्लोरोक्विनिन और क्विनिन कहाँ से रिलेटेड होती है, एंटी मलेरियन ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब, इनको प्रिस्क्राइब कर रखा है एंटी मलेरियन ड्रग्स के रूप में। तो ट्रीटमेंट के आप लिए इन ड्रग्स को यूज कर सकते हो। तो सबसे अपने डेंजरस बात की थी, जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है उसमें सबसे डेंजरस कौन थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे डेंजरस पाएगी, जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं, जो मोस्ट डेंजरस होती है, जो ब्रेन को डैमेज कर सकती है, लीवर को डैमेज कर सकती है, इवन उनसे डेथ भी हो सकती है। फिर अपन ने बात करी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें अपन ने बात करी एंटी मलेरियन ड्रग्स के बारे में, जिसमें अपन ने बात करी क्विनिन के बारे में, और अदर मेडिसिन क्लोरोक्विनिन और क्विनिन के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद इसके प्रिवेंटेशन के बारे में बात करें कि अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकने के लिए प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, मतलब किसी चीज़ के अपन मेडिसिन वगैरह ले उससे पहले ही अपन इसको रोक ले। तो किस तरीके से, सबसे पहला तरीका है मॉस्किटो नेट ले आओ, आप नेट लगा के सो जाओ। यूज मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो अपन को बाइट नहीं कर सके इस वजह से उसकी नेट ले लो। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम ले लो, आप क्रीम भी आती है लगाने की, जिससे आपको क्या रहेगा, मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा। डिस्ट्रॉय मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, जहां पे मॉस्किटो रहते हैं उन प्लेसेस को क्या कर दो, आप डिस्ट्रॉय कर दो, रिमूव कर दो स्टेगनेंट वाटर को, जहां वाटर पानी रुका रहता है उनको वो कर दो, हटा दो वहां से। अदर मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को वहां पे रिमूव कर दो जहां पे वाटर रहता है, जहां पे मॉस्किटो रहते हैं। गेम्बूसिया फिश, गेम्बूसिया इज आल्सो कॉल्ड मॉस्किटो फिश है, इट फीड करती है मॉस्किटो लार्वा को। ये क्या करती है, गेम्बूसिया फिश जो होती है वो मॉस्किटो लार्वा को क्या करती है, फीड करती है, खा जाती है। आप यूज करते हो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया के अंदर, केरोसिन ऑयल की स्प्रे कर सकते हो इन वाटर रिजर्वायर्स के अंदर। तो आप प्रिवेंट के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो, मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हो, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस को। गेम्बूसिया फिश जो होती है उसके द्वारा मॉस्किटो क्या करती है, गेम्बूसिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को बाइट कर जाती है। इंसेक्टिसाइड्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया के अंदर केरोसिन ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हो, किसको रोकने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए। तो ट्रीटमेंट में तो क्या यूज हो गई, ट्रीटमेंट में क्विनिन और क्लोरोक्विनिन नाम की मेडिसिन एंटी मलेरियन ड्रग्स यूज हो गई। और प्रिवेंट के अंदर आप इनका यूज कर सकते हो, मॉस्किटो नेट का और क्रीम वगैरह का डिस्ट्रॉय कर सकते हो जहां पे मॉस्किटो रहते हैं उन एरिया को। गेम्बूसिया फिश होती है जो फीड करती है किसको, मॉस्किटो लार्वा को, और इंसेक्टिसाइड का आप यूज कर सकते हो, केरोसिन ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, ये कर सकते हो। अब सेकेंडरी अपन बात करेंगे अमीबोसिस या अमीबोइक डिसेंट्री के बारे में, कि जो सेकंड प्रोटोजोन डिजीज होती है कौन, अमीबाइसिस के बारे में। सबसे पहले अपन ने बात करी प्रोटोजोन डिजीज कौन सी बारे में, मलेरिया के बारे में। अब अपन बात करेंगे अमीबाइसिस, मतलब सेकेंडरी जो प्रोटोजोन डिजीज है अमीबाइसिस या अमीबोइक डिसेंट्री के बारे में। ये कौन सी होती है, कोज होती है बाय मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन, जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। और ये मोनोजेनेटिक होती है, मतलब इनका सिंगल जो होस्ट रहता है वो एक सिंगल होस्ट के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। ये मोनोजेनेटिक रहती है, वो ओनली वन होस्ट रिक्वायर रहता है। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। हाउस फ्लाइज एक्सेट्रा एक्ट एज मैकेनिकल वेक्टर, हाउस फ्लाइज जो रहती है वो मैकेनिकल वेक्टर की तरह यूज होती है। ये मेनली जो अफेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन को करती है, जो अपर पार्ट ऑफ कोलन रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट रहता है उसको ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस और ब्लड क्लॉट करना एंड म्यूकस कमिंग आउट अलोंग द फीकल मैटर। फीकल मैटर के साथ जब क्या आता है, ब्लड आता है इसके अंदर, किसके अंदर, अमीबाइसिस के अंदर। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेटोरिना
डेजोल, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेटोरिना डिजोल इसका ट्रीटमेंट है। तो अमीबाइसिस या अमीबाइक डिसेंट्री क्या होती है, एक मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन डिजीज है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। इसका मोनोजेनेटिक होती है, मतलब सिंगल होस्ट ही रिक्वायरमेंट रहता है। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, फूड एंड वाटर के द्वारा। ये हाउस फ्लाई जो रहता है वो एक्ट करता है एक मैकेनिकल वेक्टर के द्वारा, और ये मेनली अफेक्ट किसको करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को। जो अपना मलेरिया था वो लीवर एंड आरबीसी को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन जो अमीबाइसिस वो किसको अफेक्ट कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को। और इसके सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस और ब्लड क्लोट एंड म्यूकस कमिंग आउट अलोंग विथ फीकल मैटर के साथ ब्लड का बाहर आना। ये इसके ट्रीटमेंट क्या है, मेटोरिनाडाजोल इसका ट्रीटमेंट है। तो आपको याद रखना है अमीबाइसिस के बारे में। अब अपन बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट करने के बाद अपन बात करेंगे हेलमिंथ डिजीज के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे एस्केरियासिस के बारे में और एलिफेंथियासिस के बारे में। तो हेलमिंथ डिजीज के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे एस्केरियासिस के बारे में। ये किसके द्वारा होती है, कोज होती है एस्केरियासिस लुब्रिकोइड्स के द्वारा ये कोज होती है। ये भी मोनोजेनेटिक होती है, ओनली इनके अंदर वन होस्ट ही रिक्वायरमेंट रहता है। और ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती है। और मेनली कहाँ लाइव्स रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइव्स रहती है। कौन, ये कोज होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा, जो कहाँ लाइव रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हेलमिंथ डिजीज के अपन ने सबसे पहले बात करी एस्केरियासिस के बारे में, जो किसके द्वारा कोज होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा, जो एक मोनोजेनेटिक होती है और ओनली वन होस्ट के अंदर ही होती है। ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। और ये मेनली कहाँ लाइव रहती है, ये रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होती है एस्केरियासिस के, इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होता है, मस्कुलर पेन एंड बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर पेन होता है, बॉडी एक, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है और एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर आरबीसी के डाउन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर आरबीसी की क्वांटिटी डाउन हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है ऑयल ऑफ कीनोपोडियम, इसका ट्रीटमेंट है ऑयल ऑफ कीनोपोडियम, किसका, एस्केरियासिस का। तो एस्केरियासिस में अपन ने क्या पढ़ा, जो हेलमिंथ डिजीज का सबसे पहली बात करी एस्केरियासिस के, जो किसके द्वारा कोज होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होती है, जो मोनोजेनेटिक होती है, जिसके अंदर ओनली वन होस्ट ही रिक्वायर रहता है, जो ट्रांसमिट किसके द्वारा होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। और ये कहाँ मेनली लाइव्स रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली लाइव्स रहती है। जिसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन एंड बॉडी एक, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग और एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर आरबीसी की क्वांटिटी डाउन हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑयल ऑफ कीनोपोडियम। फिर अपन ने सेकंड बात करी हेलमिंथ डिजीज के बारे में, जिसके अंदर अपन ने बात करी एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस के बारे में, जो किसके द्वारा कोज होती है, कोज होती है वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी के द्वारा। किसके द्वारा कोज होती है, वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी के द्वारा, जो क्या होती है, डायाजेनेटिक होती है, मतलब ये दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, जिसका प्राइमरी होस्ट रहता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट रहता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो एलिफेंटियासिस या फिलियरासिस किसके द्वारा कोज होती है, वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी के द्वारा, जिसका जो रहती है वो डायजेनेटिक रहता है, मतलब उनके अंदर दो तरीके के होस्ट के अंदर कंप्लीट रहते हैं, जिसका प्राइमरी होस्ट रहता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट रहता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन बात करते हैं। पैरासाइट क्या करता है, अटैक करता है सबसे पहले अपने लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। जो ये वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी रहता है एलिफेंटियासिस के अंदर, जो जिसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, पहला ह्यूमन और सेकंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी रहता है ये क्या करता है, सबसे पहले पैरासाइट अटैक करता है अपने लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। फिर ये क्या करता है, मेनली अफेक्ट करता है लिम्स को, स्पेशली करता है लोअर लिम्स को, अपने वाले नीचे वाले पैर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन, वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी, जो लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है और ये मेनली अफेक्ट करता है लिम्स को, स्पेशली लोअर लिम्स को। और ये कोज करता है, ब्लॉकेज करता है लिम्फ नोड्स को, जिसके हाई फीवर होती है। जेनाइटल ऑर्गन कैन आल्सो बी अफेक्टेड, जो अपने जेनाइटल ऑर्गन है वो भी अपने अफेक्ट हो जाते हैं। और ये इनफर्टिलिटी भी कोज करता है। कौन, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस के बारे में। तो किसके द्वारा कोज होता है, एलिफेंटियासिस कोज बाय वूचेरिया ब्रैंकक्रोफ्टी, जो एक डायाजेनेटिक होता है, जो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, जिसका प्राइमरी होस्ट रहता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट रहता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो।
जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैरासाइट करता है वो अटैक करता है लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर, जो मेनली अफेक्ट करता है लिम्स को, जो स्पेशली करता है लोअर लिम्स को, और कोज करता है ब्लॉकेज इन लिम्फ नोड्स के अंदर, जिससे हाई फीवर होती है और ये जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है और ये कोज कर सकता है किसको, इनफर्टिलिटी को। तो अपन ने क्या पढ़ा, हेलमिंथ डिजीज में बात करी सबसे पहले एस्केरियासिस के बारे में, जो अपन ने अपने पढ़ा कि ये किसके द्वारा कोज होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा कोज होता है, मोनोजेनेटिक होता है जो ओनली वन होस्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, और ये मेनली लाइफ्स कहाँ रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो गए, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन एंड बॉडी एक, इंटेस्टाइन ब्लीडिंग और एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का काउंट डाउन हो जाता है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, ऑयल ऑफ कीनोपोडियम, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑयल ऑफ कीनोपोडियम। उसके बाद अपन ने बात करी सेकंड हेलमिंथ डिजीज के बारे में जिसका नाम है एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, जिससे किसके द्वारा कोज होती है, वूचेरिया बेनक्रॉप्टी के द्वारा, जो एक डायाजेनेटिक है, जो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, जिसका प्राइमरी होस्ट रहता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट रहता है वेक्टर, जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। जिसके अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें कि जो पैरासाइट रहता है वो अटैक करता है लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर, और ये मेनली इफेक्ट करता है लिम्स को और स्पेशली करता है लोअर लिम्स को, जो कोज करता है ब्लॉकेज इन लिम्फ नोड, जो लिम्फ की नोड रहती है जहाँ से फ्लो होता है फ्लूइड का, उसको क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है, जिससे फिर उसके बाद क्या होती है, हाई फीवर, और ये जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, और जो क्या कोज करता है, फिर जैसे ही जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका एलिफेंटियासिस। तो अपन ने दो डिजीज के बारे में बात कर ली, पहली बात करी प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, फिर अपन ने बात करी हेलमिंथ डिजीज के बारे में। प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बात करी अपन ने मलेरिया के बारे में और अमीबायोसिस के बारे में, और हेलमिंथ डिजीज के बारे में अपन ने बात करी एस्केरियासिस के बारे में और एलिफेंटियासिस के बारे में। अब अपन बात करेंगे फंगल डिजीज के बारे में कि फंगल डिजीज क्या होती है। अपनी आज की ये लास्ट डिजीज है फंगल डिजीज। स्टडी ऑफ फंगल डिजीज को क्या बोलते हैं, मेडिकल माइकोलॉजी बोलते हैं। जब अपन स्टडी कर रहे हैं किसी फंगल की तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल माइकोलॉजी। ये किसके द्वारा होती है, रिंग वर्म के द्वारा होती है, जिसे टीनिया भी बोलते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, रिंग लाइक फॉर्म। फंगल इन्फेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, रिंग लाइक फॉर्म प्रोड्यूस करता है, और ये कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं इनको, रिंग वर्म या टीनिया बोलते हैं हम। तो फंगल डिजीज की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेडिकल माइकोलॉजी, जो रिंग वर्म या टीनिया के द्वारा होती है और फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है रिंग लाइक फॉर्म में, जो कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं उसको, रिंग वर्म या टीनिया बोलते हैं, जिसकी 3 मोस्ट कॉमन जेनेरा होती है, जिसको एपिडर्मोफाइटन बोलते हैं जो स्किन एंड नेल्स को अफेक्ट करता है, और माइक्रोस्पोरम होती है जिसको स्किन एंड हेयर को अफेक्ट करता है, और ट्राइकोफाइटम होती है जो स्किन हेयर और नेल्स को अफेक्ट करता है। जिसके क्या हो गए, रिंग वर्म के 3 मेन जेनेरा हो गए, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटम, जिसके 3 मेन जेनेरा हो गए जिसके बारे में अपन ने बात की। और जो ये जो फंगल डिजीज होती है जिसको अपन ने बात कर रहे हैं यहाँ पे रिंग वर्म की, जो ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं प्रोड्यूस करते हैं रिंग लाइक फॉर्म में, मतलब ये रिंग की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और कॉमनली नोन इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं। जिसके 3 मोस्ट कॉमन जेनेरा हो गए, जिसमें अपन ने बात करी कॉमन जेनेरा में एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटम। इसके क्या हो गए, 3 मेन जेनेरा हो गए किसके, रिंग वर्म के। फंगल डिजीज में अपन बात कर रहे हैं रिंग वर्म की, जिसके 3 मेन जेनेरा हो गए, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मॉइस्चर एंड हीट आर आइडियल फॉर फंगल ग्रोथ। जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा और हीट रहेगी वो ग्रोथ के लिए, जो फंगल की ग्रोथ होगी उसके लिए क्या रहेगी, अच्छा रहेगा। कॉमनली अफेक्ट किसको करते हैं, स्किन के फोल्ड, जहाँ स्किन फोल्ड रहती है अपनी, जहाँ पे आर्म पिट्स के अंदर और ग्रोइन रीजन के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं फंगल अच्छी से ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से आपको वहाँ पे हमेशा क्या रखनी है, हाइजीन रखनी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन ने क्या पढ़ा कि जो फंगल रहता है, जो जैसे रिंग वर्म अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कोई भी फंगल यदि आपको डिजीज हो रही है तो वो किसके द्वारा ग्रो होगी, मॉइस्चर के द्वारा और हीट के द्वारा उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, किसकी भी फंगल डिजीज की। और ये कॉमनली किसको अफेक्ट करते हैं, स्किन फोल्ड, जहां अपनी स्किन फोल्ड रहती है, जैसे आर्म पिट्स के अंदर और ग्रोइन रीजन के अंदर क्या रहती है, ये जो रहते हैं क्या फंगल, इन्हें अच्छे से क्या रहते हैं, कॉमनली अफेक्ट कर जाते हैं इन एरिया को। दिस फंजाई आर प्रेजेंट इन सोइल, ये सोइल के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। ट्रांसमिशन अकर थ्रू जो फिजिकल कॉन्टेक्ट सच एज शेयरिंग क्लॉथ, शेयरिंग कॉम, यूजिंग
टावल्स, इनके द्वारा भी क्या करते हैं आप एक दूसरे के क्लॉथ, कोम एंड टावल यूज करने से भी क्या रहता है फंगस, फंजाई का ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से आपको मिट्टी में भी आप हाथ कर रहे हो तो वहां पर भी फंजाई हो सकती है। आप किसी के क्लॉथ फेर रहे हो उसी से भी क्या होती है फंगल का इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। कोम्ब आप किसी का यूज कर रहे हो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है, और किसी का टावल आप यूज कर रहे हो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ड्राई लेसियंस, स्केली लेसियंस और इचिंग आपको होएगी, ड्राई हो जाएगी, स्केली अजीब तरीके की आपकी स्किन हो जाएगी, आपको इचिंग होने लगेगी। जब आपको क्या होने लग जाएगी फंगल डिजीज होने लग जाएगी। तो फंगल डिजीज में अपन ने क्या पढ़ा कि इस फंगल डिजीज की स्टडी को क्या बोलते हैं मेडिकल माइकोलॉजी, जिसमें रिंग वर्म की अपन ने बात करी, जो ये प्रोड्यूस होता है रिंग लाइक फॉर्म होती है फंजाई की, इसको अपन बोलते हैं कॉमनली नोन एज रिंग वर्म, जिसके 3 मेन जेनेरा होते हैं रिंग वर्म के, जिसको एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोर्म और ट्राइकोफाइटन की अपन ने बात करी। फिर अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि फंगल की ग्रोथ किस तरीके से होती है, कि किसी फंजाई की यदि ग्रोथ हो रही हो किस तरीके से होती है। यदि उसको मॉइस्चर एंड हीट मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। फिर ये क्या करती है कॉमनली किसको अफेक्ट करती है, जहां पे स्किन अपनी फोल्ड रहती है, जैसे आर्मपिट्स हो गए, ग्रोइन रीजन हो गया। फिर ये फंजाई क्या रहती है सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट रहती है, और इन फंजाई का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ट्रांसफर होगा, क्लॉथ्स के द्वारा ट्रांसफर होगा, यदि आप किसी का कॉम्ब यूज कर रहे हो उसके द्वारा होगा, टावल्स के द्वारा इनका ट्रांसफर होगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई लेसियंस, स्केली लेसियंस और इचिंग के द्वारा ये क्या होती है ट्रांसफर होती है। तो आपको ये फंगल डिजीज समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बात कर ली, उसके बारे में हमारे अपन ने बात करी किसके बारे में, हेलमिंथ डिजीज के बारे में, फिर अपन ने बात करी फंगल डिजीज के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने तीनों डिजीज कंप्लीट कर ली है। तो आपको ये तीनों डिजीज अच्छे से समझ में आ गई, जिसमें अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको लेक्चर दोबारा देखना है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जो मैंने वहां पे इमेज जनरेट करके इमेज पीडीएफ में ऐड करी है, उस पीडीएफ से आपको उस इमेज को सही से पढ़ना है कि किस किस तरीके से मॉस्किटो का लाइफ साइकिल अपने पूरे कंप्लीट लाइफ साइकिल में रहता है। तो आपको वो मेनली भी याद करना है। उसके बाद यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लो और इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लो। और यदि आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए मैं कौन कौन सा कंटेंट लाऊं। तो आपके लिए जो भी आप बोलोगे मैं सब बना दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।